आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, वेलकम ऑल। सेमेस्टर 4 में पेपर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पेपर कोड 5 CBCS के अंडर ये पेपर आपको मिलेगा और आपको इसे पूरा ऐसे ही फिलहाल अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन मोड में ही चलेगा फिलहाल कुछ समय तक। तो एक एक टॉपिक जैसे अभी आपको अगर स्क्रीन दिख रही हो तो इस पे आप देख रहे होंगे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या है बेसिकली, या इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसको आज हम लेंगे। इससे पहले हम आपसे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके एक चीज और आपको दिखा दें, आपका सिलेबस। तो सिलेबस आप देख लीजिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहेगी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है ना। तो आपसे हम आपकी सिलेबस शेयर करते हैं, विजिबल हो जाएगा तो बताइएगा। इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, सेमेस्टर 4 मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यू हैव 4 यूनिट्स एज ऑलवेज। इसमें पहली यूनिट में आपको मिलेगा मेजरमेंट इवैल्यूएशन का प्रोसेस का कंसेप्ट, नीड, रेलेवेंस एंड स्कोप। ठीक है, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे जिनको हम टाइम टू टाइम कवर करते चलेंगे। उसके बाद इस यूनिट 1 में ही टॉपिक आएगा रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, बिकॉज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन these two are different terms, but क्या संभावना होती है हम लोग इसको सिनोनिमसली यूज करते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे आगे। बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या है इवैल्यूएशन में, इनको देखेंगे। ये आपकी यूनिट 1 है और इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे, उन्हें हम कवर कर लेंगे। फिर आपका यूनिट 2 आएगी जिसमें इवैल्यूएशन एंड करिकुलम दिया है, थोड़ा वेग टॉपिक है, इसको हम लोग सब डिवाइड कर लेंगे आगे। फिर टूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, या प्रकृति है, उसका पर्पस क्या है, उसके प्रकार क्या है। प्रकार हम फिजिकल, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस पे देखेंगे। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। यूनिट 3 आपकी है जिसमें पहला टॉपिक है नॉर्म, रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। ये दो तरह के टेस्ट है, ये क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट क्या है, इनका अर्थ क्या है और इनका क्या इस्तेमाल होता है, इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, इनका भी अध्ययन किया जाएगा। फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब जो विशेषताएं होती है किसी अच्छे टेस्ट की, टूल की, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आता है, तो ये हमें देखना होगा कि किसी भी एक अच्छे टेस्ट की क्या क्वालिटीज होती हैं इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। उसके बाद आएगा स्केलिंग। स्केलिंग किसे कहते हैं, कितने तरह की स्केलिंग होती है, स्टैंडर्ड स्कोर्स का क्या मतलब है, टी स्कोर क्या होता है, सी स्कोर क्या होता है, इवन जेड स्कोर क्या होता है, ये सब भी इस यूनिट में आपको देखना होगा। लास्ट यूनिट है जिसमें हम देखेंगे कि अचीवमेंट या उपलब्धता, जिसे उपलब्धि कहते हैं, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको कैसे, इनका मेजरमेंट कैसे होता है, इनको कैसे मापा जाता है, इनका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, अगर ये टेस्ट को करने के बाद जो स्कोर्स आता है उनका हम किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं। और आज के समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो इवैल्यूएशन हो रहा है उसमें होने वाले नए ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, न्यू ट्रेंड्स, मतलब जो अभी क्लासिकल ट्रेंड चला आ रहा है, एग्जाम हुआ, कॉपी चेक हुई, रिजल्ट आ गया, उसके अलावा क्या वेरिएशन आ रहा है पुराने और नए समय में। ब्रॉड एंड नैरो इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, बिहेवियरिस्टिक वर्सेस होलिस्टिक अप्रोच टू मेजर एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये भी हमें इसमें देखना होगा। और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव, सबमिटिव, कंटिन्यूअस वर्सेस इंटरवल, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होता है, क्वेश्चन बैंक किसे कहते हैं। तो ये आपका पूरा रूपरेखा हो गई आपके इस सेमेस्टर के पेपर की। और ये एक ऐसा पेपर है जो कि कहीं ना कहीं ये रटने वाला पेपर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये स्टैट्स को और रिसर्च को कनेक्ट करता हुआ पेपर है और ये क्वांटिटेटिवली आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ याद नहीं करना है, इसको समझना भी है और इसके कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स रिसर्च में जाके काम आते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिविटी की बात हम कर रहे हो, चाहे वो टी टेस्ट की बात कर रहे हो, चाहे वो रिलायबिलिटी की बात कर रहे हो, ये सारे टर्म्स आपके रिसर्च को ले जाके कनेक्ट करते हैं। अगर आप भविष्य में रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ये पेपर थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके पेपर की रूपरेखा है और इसको शेयर कर लिया जाएगा ग्रुप में आपके। अभी इस क्लास के बाद आई विल शेयर दिस सिलेबस टू यू ऑल।
तो अभी इसको स्टॉप करते हैं स्क्रीन शेयरिंग। आई थिंक इतना काफी हो गया है इसके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वापस से कि आपका जो आज का टॉपिक होगा, प्लीज आप अपने म्यूट करिए माइक्स को, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो पहला टॉपिक आज हम देखेंगे कि मेजरमेंट का कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको देखेंगे। ओके, मापन का अर्थ, इसको थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के बच्चे हैं। तो देखिए, मापन का मतलब क्या होता है, मापना किसी चीज को या तौलना। तो एक टर्म हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कहीं अंकों का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं भी चीजों को एक्सप्लेन करने में हमें ऐसा लगता है ना अंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्राय जो मापन है या मेजरमेंट है, इसे ये मतलब निकालते हैं कि ये आंकड़ों से डील करता है। इसमें हम देखते हैं कि आंकड़ों से किसी चीज का वर्णन किया जाता है। मापन किसी वस्तु का ना शुद्ध या वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है ना। बिल्कुल कह देंगे 4 ग्लास हैं तो वो 4 ही ग्लास होंगे, फिर 4.5 और 4.25 की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो मापन क्या होता है, ये किसी वस्तु का प्योर और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डिस्क्रिप्शन करता है। तो ये भौतिक पदार्थ के गुण विशेषताओं को क्या करता है, अंकों के रूप में प्रेजेंट कर देता है। तो किसी भी भौतिक पदार्थ के गुण विशेषताओं के परिमाण अंकात्मक रूप में जो प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, इसे मापन कहते हैं। कई प्रमुख जो विद्वान हैं, उन्होंने मापन को अपने अपने तरीके से परिभाषित भी किया है। तो कुछ को हम देखेंगे कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन विद्वानों ने इस पे कार्य किया है और अपने सुझाव और अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहला आता है MS स्टीवेंस थे। उन्होंने कहा कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। या अगर इसको हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो मापन की ही निश्चित नियमों के आधार पर वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, निश्चित नियमों के आधार पे। ऐसा नहीं है कि गिनती में पेंसिल 4 है और गिनती में ग्लास 4 है तो वो पतली है तो उसको हम 2 आंक ले, और वो बड़े हैं तो उनको हम 4 आंक ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम मापन की बात करते हैं तो वहां पे एक नियम होगा, नियम निश्चित होगा, और उसके आधार पे अंकों का हम वस्तुओं का आंकिक रूप में प्रस्तुतिकरण करेंगे और इसी को ही मेजरमेंट के नाम से जाना जाएगा। ब्रेडफील्ड थे, मोरडॉक थे, इन्होंने भी मापन पे बहुत कार्य किया और उन्होंने अपना जो नजरिया था उसको प्रस्तुत किया और कहा कि मापन के द्वारा किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम किसी भी वस्तु को अगर हम आयाम के, विभिन्न आयामों के आधार पे कोई प्रतीक दे देते हैं, या हम कहें कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स to dimensions of phenomena in order to characterize the status of phenomena as precisely as possible, है ना। जितने सटीक रूप में हम किसी भी वस्तु को कोई प्रतीकात्मक एक संज्ञा दे देते हैं उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो ये देखिए, परिभाषाएं हमेशा ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी घूमी हुई होती हैं, क्योंकि ये बहुत क्लिष्ट भाषा में होती हैं, बहुत प्रिसाइज होती हैं। तो किसी भी परिभाषा को सिर्फ समझ लेना आसान नहीं होता है, उसके पीछे हमें उसका जो डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जानना होगा, हमें कंसेप्ट और मीनिंग को समझना आवश्यक होगा। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे एक और विद्वान थे EAP, इन्होंने कहा था कि मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन कर सके। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मापन मुख्य रूप से कैसे कार्य कर रहा है। क्या करता है, सबसे पहले हम मापन में वस्तुओं को श्रेणी में बांट देते हैं। ये मापन क्या करता है, वस्तुओं को श्रेणी में व्यक्त करता है। पहली सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया है कि मापन वस्तुओं को श्रेणी में व्यक्त करता है। दूसरा क्या करता है, या संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। ठीक है, अब हमने मापन की श्रेणी कर ली, वस्तु की श्रेणी बंद कर लिया, फिर हमने उनको संख्या दे दी, और ये वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को व्यक्त करता है। तो हम यहाँ पे एक श्रेणी देखते हैं, एक अंक देखते हैं,
और इसके साथ हम क्या देखते हैं, हम नियम देखते हैं। तो कोई भी मापन जो है वो 3 आधार पर कार्य कर रहा होगा। उसमें हम एक श्रेणी देखेंगे, मान लीजिए भार हो गया या ऊंचाई लंबाई, कोई भी श्रेणी हो सकती है। दूसरी उसकी संख्या हो गई इससे जुड़ी, और तीसरी वो जो नियम जिसके आधार पर हम उसको अंक दे रहे हैं, ये तीनों को मिलाकर हम मापन या मेजरमेंट को का क्रियान्वयन करते हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मापन के जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं या मापन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में या चरणों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर जो आइटम है जिसके हमको मापना है, जिसे हमें, वो उसके गुण कैसे हैं, उनके गुणों को हमें पहचान उनकी करना बहुत आवश्यक होगा। अगर हम उसके गुण नहीं पहचानेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम उसे किस श्रेणी में रखेंगे, और जब हम श्रेणी में नहीं जान पाएंगे तो संख्या कैसे देंगे, और जब संख्या नहीं जान पाएंगे तो हम उसको किन नियमों में बांटेंगे। ओके, तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो हमें सबसे पहले जानना होगा आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द ट्रेड्स। सबसे पहले गुणों की पहचान होगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, गुणों की पहचान कर लिया। गुणों की पहचान करने के बाद दूसरा चरण होगा गुणों को अभिव्यक्त करने वाले जो संक्रिया विन्यास को सुनिश्चित करना। क्या करना है, सेट ऑफ ऑपरेशन, किस प्रक्रिया के द्वारा वो सारे जो गुण हैं उन्हें हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको हमें तय करना पड़ेगा। ठीक है, पहले गुण निर्धारित कर लिए। गुण निर्धारित करने के बाद हमें ये जानना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर प्रक्रिया के द्वारा उन गुणों को हम प्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्या, उसके बाद तीसरा चरण क्या आ जाएगा, गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में क्या करना है, क्वांटिफाई करना है। ठीक है, मात्रांकित करना है हमें, क्योंकि अंकों से डील करना है तो मात्रा आएगी ही आएगी इसमें। अब इन गुणों को हमें अंकों में प्रदर्शित करना होगा। तो क्वांटिफाई द ट्रेड्स इन द यूनिट्स ऑफ पार्ट और सम। एज अ होल हम देखना चाहते हैं 1 किलो, है ना, एग्जाम्पल 1 किलो संतरा या 1 दर्जन संतरा, कहने को वो एक है लेकिन संख्या में वो 12 हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको योग की इकाई में प्रदर्शित करना है या पार्ट्स में करना है। तो गुणों की पहचान पहला है। तो अगर किसी भी व्यक्ति या जो वस्तु के मापन से पूर्व हमें सबसे पहले उसके गुणों की पहचान करनी है, इससे हमें बहुत क्लियर समझना होगी। उनकी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि जो मापन होता है उसके अंदर हम जो व्यक्ति या वस्तु होता है उसका संपूर्ण बिहेवियर को एनालाइज ना करके उसके कुछ ही गुणों का मापन करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें तो हम कहेंगे वो व्यक्ति लंबा है, वो व्यक्ति पतला है या मोटा है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी पूरी जीवनी नहीं निकालने लग जाएंगे। तो हमें कुछ गुणों के आधार पे हमें उसका जो आकलन करना पड़ेगा। जैसे अगर मेज की बात करें, कमरे की बात करें, शरीर की बात करें, तापक्रम की बात कर सकते हैं, बुद्धि की बात करेंगे, बालक की बुद्धि की बात करेंगे, क्रिएटिविटी की बात करेंगे, संवेदनात्मक की बात करेंगे, रुचि की। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ गुणों की पहचान करनी है। ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में हम देखते हैं कि हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशन डिसाइड करने पड़ेंगे जिसके द्वारा उन गुणों को हम प्रदर्शित कर पाए। जैसे क्या करना होगा, हमें लंबाई नापने के लिए किसकी जरूरत पड़ सकती है, एक टेप की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कुछ लंबाई इतनी आसान नहीं होती, जैसे दुनिया के चक्कर काटने अगर लंबाई लेनी है यहाँ से अमेरिका तक का, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा किस सेट ऑफ ऑपरेशन के द्वारा हम उस पर्टिकुलर ट्रेट या गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं, और कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तभी उनका मापन संभव है। इसके बाद जो तीसरा चरण आता है कि हमें उसे क्वांटिफाई करना है, उसको हमको मात्रा में व्यक्त करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, कितना है और कितना शब्द का हमें यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। बेसिकली अगर हमें उसको अंकों में व्यक्त करना है, मात्रा में व्यक्त करना है, तो हमें कितना है तथा कितने में रहता है का जवाब देना पड़ेगा। मतलब उसका वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी, कितना स्पेस घेर रहा है वो, या उसका वजन की बात करनी पड़ेगी, या उसकी लंबाई की बात करनी पड़ेगी। ओके, तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिसको आज अभी हम लोगों ने देखा है। इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में हम लोग या इसको थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, अभी हमारे पास समय है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। मापन के कुछ प्रकार है, उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। मापन को हम बेसिकली
दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अगर ब्रॉड कैटेगराइज करना चाहें तो। वैसे तो बहुत सारे मापन के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया न करते हुए हम अगर दो कैटेगरीज में डिवाइड करें तो मापन या तो मेंटल मेजरमेंट ले सकते हैं और दूसरा फिजिकल मेजरमेंट ले सकते हैं। हम एजुकेशन की अगर बात करें तो जो मानसिक मापन है उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं। जो हमारी मानसिक क्रिया है, जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो हमारे जो शील गुण हैं, है ना, ट्रेड्स हैं, उनको हम नापते हैं। ठीक है, ये मानसिक हो गया हमारा। और इसमें हम क्या देखते हैं, जो प्रकृति होती है वो सापेक्ष होती है, मतलब हम इसको डायरेक्ट मेजर करते हैं। और उसके बाद इसमें अंकों का कोई अस्तित्व नहीं। देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि हमको आपकी क्रिएटिविटी मेजर करनी है तो इसमें अंकों का उतना महत्व नहीं रहता है जितना कि अगर हम भार नाप रहे हो तो उसमें महत्व होगा। ओके, तो इसे हमें समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का मेजरमेंट कर रहे हैं। मानसिक स्तर पे जाके मेजरमेंट हमारा हो रहा है या सब फिजिकल थिंग्स को हम मेजर कर रहे हैं, इसको हमें जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। और मानसिक मापन का प्रारंभ कब हुआ था, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा कि जो बुद्धि का मापन है उसको अल्फ्रेड बिने ने स्टार्ट किया था और पहली बार उन्होंने बुद्धि परीक्षण को बनाया था। और मापन जो था, मानसिक मापन, ये इसमें जैसे अगर हम बात करें कि राम ने किसी बुद्धि परीक्षण में 50 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि 50 अंकों की है। नहीं, ये एक तरीके से सापेक्षिक है। ये उन प्रश्नों के सापेक्ष में हम 50 नंबर उसको दे रहे हैं, लेकिन मानसिक मापन की कोई निश्चितता नहीं होती है। ये मापन परिवर्तनीय होता है, वक्त के साथ ये बदल सकता है, इसमें बदलाव आ सकता है और किसी आंशिक गुण की मात्रा से संबंधित होता है। मान लीजिए कि आप किसी रूप में परेशान हैं, आप डिप्रेस हैं, तो हो सकता है कि आपकी मानसिक योग्यता का जो स्तर है वो उस समय पे नीचे आ जाए। तो मानसिक मापन भौतिक मापन से बहुत अलग है। भौतिक मापन क्या होता है, ये प्रयोगात्मक मापन के परिणाम स्वरूप इसका विकास हुआ है। और ये इसमें एक शून्य होता है ना। कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो शून्य से शुरू होती है। यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि ये शून्य से चल रहा है, लेकिन हम बुद्धि को शून्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के प्रयास करेंगे कि भौतिक मापन में शून्य का स्थान होता है, लेकिन मानसिक मापन में शून्य का स्थान नहीं होता है। और जो भौतिक मापन होता है ये मानसिक मापनों की अपेक्षा सरल होता है, क्योंकि ये परिवर्तनीय वैसे नहीं होता है जैसे हमारे मानसिक मापन या मेंटल मेजरमेंट होते हैं। इसमें एक एज अ होल और ओरिजिनलिटी और इसमें एक ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। इसको हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भौतिक मापन अभी किसी मेज की लंबाई 2 मीटर है तो वो थोड़ी देर बाद वो 3 मीटर हो जाएगी या फिर 2.5 मीटर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मापन स्थिर होते हैं। तो ये ब्रॉड कैटेगरी थी जिसको भी हमने आपको बताया। इसके बाद अगली क्लास में हम फंक्शंस ऑफ मापन या हम कहेंगे मापन के कार्य और उसके प्रकार को समझने के प्रयास करेंगे। और इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन भी हैं, उनको भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास को हम यही स्टॉप करेंगे, यही एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम